गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग गुड इवनिंग बेटा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स हम लोग अभी चल रहे हैं इंडियन पॉलिटी का। तो इंडियन पॉलिटी में जैसे कि मैं आपको यूनियन स्टेट रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, केंद्र राज्य संबंध पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। और चूंकि ये पॉलिटिकल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आपके जीएस के लिए काफी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप लोगों ने फील किया होगा, महसूस किया होगा कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही एक प्रैक्टिकल नॉलेज की आपको जरूरत है, क्योंकि जहां तक आप समझे होंगे अभी तक एग्जामिनेशन के नेचर को, कि सिर्फ आर्टिकल्स याद करने से, राइट, या सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन जानने से बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होने वाला है। इतना हो सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएं, लेकिन इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये टोटली मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स तो है ही उसमें कवर। तो मेंस एग्जामिनेशन के लिए वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे डायमेंशंस, वो चीजें मैं आपको ज्यादा बताना चाहता हूँ कि जिस डायरेक्शन में जो है हमारा क्वेश्चंस बन सकता है। तो क्या मुझे आप लोग ये बताएंगे कि यूनियन स्टेट रिलेशन के नेचर में भी क्या क्या चेंजेस हुए? मैं ये अपेक्षा नहीं करता हूँ कि जो लोग कभी बिगनर्स हैं वो मुझे बताएं, लेकिन मैं जरूर उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे तैयारी पहले से पॉलिटी को अच्छे से पढ़ चुके हैं या जिनको नॉलेज है काफी अच्छा, कम से कम वो तो डिस्कस कर ही सकते हैं मेरे साथ में। और जिनको नहीं पता है वो ये भी ना हो कि डिमोरलाइज हो जाए कि यार हमको तो पता नहीं है, राइट। अगर आपको पता ही होता तो फिर आप कोचिंग क्यों ज्वाइन करते? ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि हमारे यूनियन स्टेट जो रिलेशन है, राइट, हमारे जो केंद्र और राज्य संबंध हैं, राइट, जैसे कि चूंकि फेडरलिज्म में हम लोग हैं, राइट, और फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जिसमें संघ और राज्य होते हैं। और फेडरलिज्म में रिलेशन भी बांट दिए गए हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि प्रशासनिक संबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल रिलेशन है। अब जब रिलेशन होते हैं तो टेंशन तो होता ही है, ऐसा कोई रिलेशन है ही नहीं जिसमें टेंशन ना हो। तो जब टेंशन होता है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। और टेंशन कैसे होता है? टेंशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब टेंशन देखे नहीं गए, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके टेंशन लिखे नहीं है कि साहब ये टेंशन होंगे, क्रिएट होंगे, राइट। उन्होंने जो है कोशिश ये की कि उस टेंशन को कैसे एक कह सकते हैं कि डिस्प्यूट जो रिजॉल्विंग मैकेनिज्म है वो जरूर डेवलप कर दिया। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जो डिस्प्यूट रिजॉल्विंग जो मैकेनिज्म है वो क्या है? तो मुझे लगता है इसमें भी सोचना पड़ेगा आपको कि वो क्या है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन सी चीजें जिससे हमारे डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं? टेंशन एरियाज कौन कौन से हो तो मैं आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो मुझे आपको सबको ये बताना है, जो सक्षम है, जो कैपेबल है, उसको ये बताना है कि यूनियन स्टेट रिलेशन में अभी उसके नेचर में क्या चेंजेस है। ज्यादा से ज्यादा आप गलत बताओगे और क्या हो सकता है? बोलिए, कोई भी सक्षम नहीं है। मैं किसी से उम्मीद नहीं करूं क्या? सेंट्रल ज्यादा प्रोएक्टिवली वर्क कर रहा है स्टेट्स के कंपेयर में। अच्छा, वेरी गुड बेटा, चलिए अप्रिशिएट करता हूं मैं आपको। और बताइए बेटा। केंद्र राज्यों के बीच विवाद हो जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उसके विवाद सॉल्व कर। नहीं नहीं, ये आप मुझे क्या, ये मुझे आप संविधान पढ़ा रहे हैं, बट मैं ये चाहता हूं कि हमारा जो फेडरलिज्म किस डायरेक्शन में जा रहा है। मेरा सर क्वेश्चन कोऑपरेटिव से कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की ओर। क्या आप बात कर रहे हो? वेरी गुड, ये हुई ना बात। और बताओ, यही यही चीज तो पकड़नी है आपको, जो चीज आपने पकड़ी है, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्या चीज देख रहे हैं आप? कोई नहीं बताएगा, चलिए मैं बताता हूँ। देखो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, पॉलिटिकल साइंस में या जीएस में, वो ये पूछेगा कि यूनियन स्टेट के जो रिलेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसमें आप ये बता सकते हो कि जो 356 आर्टिकल है उसका मिसयूज अभी कम हुआ है। ध्यान रखो। अब 356 में क्या है? 356 में प्रेसिडेंट रूल लगता है। तो पहले होता ये था कि 1967 तक क्या हुआ, 1967 तक जो है, मैंने आपको जैसे कि पहले पढ़ा चुका हूं कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट थी कांग्रेस की।
तो यूनियन स्टेट के बीच में हम लोग जो काम कर रहे थे वो एक यूनिटरी फेडरलिज्म की तरह काम कर रहे थे पूरा। तो टेंशन होना ही नहीं था क्योंकि एक पार्टी गवर्नमेंट थी, तो टेंशन का तो मतलब ही नहीं था कोई। और जैसे पार्टी चेंज हुई स्टेट्स में, जैसे ही पार्टी चेंज हुई वैसे ही फिर उनके बीच टेंशन चालू हो गया। और जब टेंशन चालू हो गया तो इसी बीच में केंद्र सरकार ने या यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी पावर को मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है, ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र ये है कि बता दो कि भाई आपके यहाँ तो जंगल राज है, और जंगल राज बता के एक बहाना बना दो, बहाना ये बना दो कि भाई आपके यहाँ जंगल राज चल रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, राइट, जिस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से जैसा चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, और वैसा नहीं चल रहा है तो हम आपके यहाँ 356 इम्पोज कर देते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, राइट। वैसे बहुत सारे जो बार बार हुए हैं। फिर इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर मेलाफाइड इंटेंशन है तो नहीं करना चाहिए। और सभी कमीशंस की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि 356 का जो यूज है वो कम से कम होना चाहिए, वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लगातार 356 यूज करते जा रहे हैं। तो एक तो यूनियन स्टेट के जो रिलेशन है उनमें एक नई चेंज ये आया है कि हम अब एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से आगे बढ़ चुके हैं, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहा है। ये सबसे खास बात है। दूसरी बात है, हमारा जो अभी यूनियन है, राइट, हमारा जो यूनियन स्टेट रिलेशन है अब वो टीम वर्क की तरह काम कर रहा है। अब हम टीम वर्क की तरह काम कर रहे हैं फेडरलिज्म में। और सबसे खास बात यह कि 356 का जो मिसयूज है वो कम हुआ, ये आप लिख सकते हैं। और अब डेवलपमेंट में स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है, राइट, डेवलपमेंट में स्टेट का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब एक्टिव स्टेट जो है अब एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। और यूनियन स्टेट रिलेशन में एक सबसे खास बात है कि आप नीति आयोग को भी बता सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो था पहले, फेडरलिज्म जो प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था, अब वो नीति आयोग काम करने लग गया है। ये आप चेंजेस लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि अब कहीं ना कहीं जो है, जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन देखो अभी रिकमेंडेशन दे रहा है कि भाई ये स्टेट को ज्यादा देना चाहिए, राइट। और अभी हम जीएसटी के कवर में आ गए हैं, एक नया चेंजेस हुआ है। तो इस तरीके से आप अगर 10-12 पॉइंट्स अगर आप जानते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो रीजनल पार्टीज हैं, राइट, रीजनल पार्टीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन यूनियन गवर्नमेंट में बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या लगता है आपको? आप क्या फील करते हैं? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। वेरी गुड, एकदम सही बताया। बस यही आंसर है इसका, सच पूछो तो ऐसे आंसर लेके क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बता दिया सर। रिपीट करिए, नेट चला गया था। उसका आंसर आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो है जो यूनियन स्टेट की जो रिलेशन है, राइट, उसमें रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके नेचर में। तो आपको बताना है कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ जा रहा है एक। दूसरा आपको बताना है कि रीजनल पार्टीज का पार्टिसिपेशन यूनियन में बढ़ रहा है। तीसरा आपको बताना है कि मिसयूज 356 का कम हुआ है। फिर आपको बताना है स्टेट डेवलपमेंट में ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर आप बताना है कि योजना आयोग से नीति आयोग आ गया है। तो इस तरीके से अपने आंसर को आप स्ट्रक्चर उसका बना सकते हैं और इस तरीके से पॉइंट्स को रेज करके आप लिख सकते हैं। बाकी जो भी, और एक टीम वर्क की तरह हम लोग काम कर रहे हैं जब से मोदी जी आए। अगला एक क्वेश्चन है जो कि आपसे मेंस में पूछा जाएगा, वो ये पूछा जाएगा कि इंटीग्रेशन टेंडेंसीज इन इंडियन फेडरलिज्म। लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन टेंडेंसीज इन इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद में एकीकरण की प्रवृत्तियां, हिंदी में भारतीय संघवाद में एकीकरण की प्रवृत्तियां, इंग्लिश में इंटीग्रेशन टेंडेंसीज इन इंडियन फेडरलिज्म। ऑब्लिक करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं आप, ऑब्लिक करके आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, भारत का संविधान भी लिख सकते हैं। सर हमने जो पहले यूनियन स्टेट का जो रिलेशन पढ़ा था उसी के अंडर इसको अटैच कर सकते हैं ना बेटा? ये सब उसी में चल रहा है अभी। नहीं मतलब कल तो हमने प्रेशर ग्रुप्स किया था, उसके मतलब ये उसमें मतलब ऐड कर सकते हैं ना, ये जो नोट्स ये जो प्रेशर ग्रुप, हाँ, ये जो प्रेशर ग्रुप ने किया ना, तो प्रेशर ग्रुप के बाद जो है वो जो टॉपिक जो चल रहा है ना पहले यूनियन स्टेट रिलेशन, क्योंकि मैंने आपको कमेटीज और कमीशंस बताए थे कि आज मैं आपको पढ़ाऊंगा,
नहीं, हमने सर पहले भी कुछ यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ा था ना, बट इंटीग्रेशन की टेंडेंसीज नहीं पड़ी थी ना। अच्छा ओके ओके। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं की मैं वो एक्चुअली वो रीसेंट चेंजेस इन स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पूछ रहा था मैं, उससे रिलेटेड जो हमने अभी डिस्कशन किया था बिफोर स्टार्टिंग, वो इंटीग्रेशन टेंडेंसीज जी का, जी वो हम जी उसमें मतलब आंसर में भी ऐड कर सकते हैं ना, जो पहले हमने बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। देखो सबसे लिखा था वो। जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। देखो क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये जरूरी नहीं कि उसी आंसर में आए। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप है तो आप किसी भी आंसर में उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नर का आंसर हो या कोई और आंसर हो। आपको समझ विकसित करनी है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि मैं आपको समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं और आपको समझने पे ज्यादा फोकस करना है। तो इंटीग्रेशन की जो टेंडेंसीज हैं, जब भी कभी आपको लिखने में आया तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में आप ये बताएंगे कि भारत ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया है। जब भी आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आने के लिए पूरी चांसेस है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में देखोगे नीचे तो ये दिया हुआ है। तो जब वो क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक से, अगर वो रेस करेगा तो यही बनाएगा, और वैसे जीएस में भी है। तो ये आपको सीधा सीधा लिखना आना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि वो इंटीग्रेशन के टेंडेंसीज क्या है, तो सबसे पहले आप लिखो वी अडॉप्टेड फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था को हमने अपनाया। पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन में, परिचय में। और सेकंड पॉइंट में आपको ये बताना है कि भारत में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, और डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होने के कारण जो है, विविधता बहुत ज्यादा होने के कारण जो है, भारत के संविधान में सेंटर को क्या बनाया गया? पावरफुल बनाया गया। ये सेकंड पॉइंट आपको लिखना है कि सेंटर जो है पावरफुल ज्यादा है, बिकॉज डाइवर्सिटी ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारे लोग उसको यूनिटरी फेडरलिज्म कहते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक यूनिटरी फेडरलिज्म है, एकात्मक संघवाद है ये। तो ये आपको इंट्रो लिखना है उसमें, ये परिचय लिखना है। अब उसमें फिर परिचय लिखने के बाद फिर आप पैराग्राफ चेंज करके या बुलेट पॉइंट्स में अगर आप लिख रहे हैं तो उस हिसाब से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू में आप ये लिखना है कि आप बता सकते हैं उनको कि भारत में जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, राइट, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है, राइट, ये किसके द्वारा होता है? ये राज्यसभा के द्वारा होता है। इट मींस यूनियन गवर्नमेंट। ये जो है ये एक इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, इंटीग्रेटेड टेंडेंसी है। ये इंटीग्रेटेड टेंडेंसी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑल इंडिया सर्विसेज, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बाय द पार्लियामेंट और यूनियन गवर्नमेंट, राइट। और उसमें फिर आप लिख सकते हैं, अच्छा अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ऑल इंडिया सर्विसेज का, राइट, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है, टेंडेंसी है, वो ये है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट्स, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ऑफ द स्टेट्स। तो ये भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड टेंडेंसी को बताता है कि हमारे जो राज्य हैं वो वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली जो है डिपेंडेंट है यूनियन के ऊपर। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। और आप देखेंगे कि जहां तक अमेंडमेंट की बात होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होता है, जो संशोधन होता है, राइट, तो नो पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट्स इन अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो ये कहीं ना कहीं जो है इंटीग्रेटेड टेंडेंसी है कि संविधान में संशोधन करना है तो यूनियन करता है, स्टेट नहीं करता है, स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि भारत में जो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए राज्यों का जो निर्माण होता है वो भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा होता है। तो मतलब भारत को कैसा एक नक्शा देना है, उसको कैसा मैप देना है, जेएनके बनाना है नहीं बनाना है, किसको यूटी बनाना है नहीं बनाना है, ये सब डिसाइड करेंगे। ये सब डिसाइड करने का काम यूनियन गवर्नमेंट का होता है, केंद्र सरकार का होता है। तो ये एक सबसे खास बात है। और हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है,
एकीकृत न्यायपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। एंड गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन द स्टेट, गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी एक इंटीग्रेटेड टेंडेंसी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो बिल्स हैं राइट, क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट का वीटो पावर है स्टेट्स बिल्स पे। जो राज्य के बिल होते हैं, मींस इफ गवर्नर वांट्स, अगर गवर्नर चाहता है, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को वो क्या कर सकता है, राष्ट्रपति को रिजर्व कर सकता है। ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये कह सकते हैं इंटीग्रेटेड जो है वो टेंडेंसी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और आप लिख सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान है राइट, हम लोग कैसे काम करते हैं, एक यूनिटरी फेडरलिज्म में काम करता है, एक एकात्मक संघवाद में काम करते हैं हम लोग राइट। तो ये जो सबसे खास बात है, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट, रिपीट करेंगे वो बेटा। मैंने जैसे बताया कि कौन सा पॉइंट बता रहा था, इमरजेंसी कैन रिजर्व बिल टू द प्रेसिडेंट, उसके बाद ओके गवर्नर कैन रिजर्व अ बिल टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। ये एक इंटीग्रेटेड टेंडेंसी है। उसके बाद फिर जो है इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे यहाँ, आपातकालीन जो प्रावधान है हमारे यहाँ, ये भी इंटीग्रेटेड कह सकते हैं आपके टेंडेंसी को बताते हैं इंडिया में। इंटीग्रेटेड के बाद फिर आप लिख सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप लिख सकते हैं, एक नागरिकता है हमारे यहाँ, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड टेंडेंसी को बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो आपके लिए खास और महत्वपूर्ण बातें हैं, और इन पर सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझ लीजिए। यूनियन स्टेट जो रिलेशन है भारत में, इनके ऊपर बहुत सारे कमेटीज और कमीशन बनाए गए, आयोग बनाए गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे यहाँ जो टेंशन है, उस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए राइट, उसको हल करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ब खुद मैकेनिज्म है। जैसे इंटरस्टेट काउंसिल है, जैसे फाइनेंस कमीशन है, जैसे नीति आयोग है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जैसे जोनल काउंसिल है, रीजनल काउंसिल राइट। ये सब मैकेनिज्म ऐसा है जिससे यूनियन स्टेट रिलेशन आराम से क्या हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, अच्छे से काम कर। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन चर्चा में इस बात की नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा इस बात की कर रहा हूं अभी कि जितने भी टेंशन हुए हैं ये, इन पर डिफरेंट समय पर डिफरेंट कमीशन और कमेटीज बनाई गई, जिनकी रिकमेंडेशन हमेशा प्रीलिम्स में पूछी जाती है, और मुख्य परीक्षा में तो आपको हर आंसर में लिखना ही लिखना है। और सिंपल है कि सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी, कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य संबंधों पर राइट, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था पहले, प्रशासनिक सुधार आयोग। सबसे पहले यूनियन स्टेट रिलेशन के ऊपर एक प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और ये जो रिकमेंडेशन दी थी ये यूनियन स्टेट रिलेशन के ऊपर दी थी, जो कि इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था 1966 में हुआ था। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ था, इनकी जो नियुक्ति हुई थी, ये 1966 में हुआ था अपॉइंटमेंट। और इन्होंने स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की। मोर ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू द स्टेट्स, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा था, ऐसा प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसा कहा था। ये 1966 की बात है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि एक कमेटी और बनाई गई थी जिसको बोलते हैं भगवान सहाय कमेटी। ये जो कमेटी से अक्सर प्रीलिम्स के एग्जाम में मैचिंग में आती है,
कि किस संबंध किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो भगवान सहाय जो कमेटी है 1971 में बनाई गई थी और इसने अपनी जो स्पेशल रिकमेंडेशन दी है, जो सिफारिशें दी हैं, वो दी है कि सीएम एंड गवर्नर्स रिलेशन, राइट, सीएम एंड गवर्नर्स रिलेशन, सीएम और राज्यपाल के जो संबंध हैं, उनके संबंध में इन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। जैसा कि आपको पता है सभी लोगों को, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट ऑटोनॉमी के लिए ज्यादा बात कर रहा था। इवन जम्मू कश्मीर ने ऑटोनॉमी की तो हद कर दी थी, जबकि उनके लिए आर्टिकल 370 था। और कितनी ऑटोनॉमी चाहिए आपको, उस ऑटोनॉमी का करेंगे क्या, राइट? तो मोदी जी ने कहा अब हम ऑटोनॉमी आपको नहीं दे सकते, अब हम वापस लेते हैं क्योंकि हम आ गए। तो जैसे कि पता है 370 क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और ऑटोनॉमी चली गई। अब तो ऑटोनॉमी की कोई बात करता भी नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऐसे जो है इस तरीके की आपत्तियां जब उठी, बार बार इस तरीके की आवाजें जब उठी डिफरेंट राज्यों से, और राज्यों ने विरोध करना चालू कर दिया स्ट्रॉन्ग, राइट। मतलब जो है उनका जो विरोध है वो इस तरीके का था कि केंद्र सरकार कई बार सोचने लगा कि क्या किया जाए उसके लिए। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1971 में एक राजमन्नार कमेटी जो है 1969 में, ठीक है, 1969 में राजमन्नार कमेटी बनाई। राजमन्नार कमेटी जो है वो बनाई गई थी और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। ये केंद्र सरकार ने नहीं बनाई थी, ये राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई। और राज्य सरकार उस समय जो ये कमेटी बनाई गई थी, ये फॉर्म की थी करुणानिधि ने। वहां के जो सीएम थे, वहां के जो मुख्यमंत्री थे करुणानिधि साहब, उन्होंने ये कमेटी बनाई थी, उनके द्वारा ये कमेटी बनाई थी। ये कमेटी में जो मेंबर्स थे, 3 मेंबर थे ये, 3 मेंबर थे ये। आप थोड़ा नेट पर सर्च करके देख लेना 3 मेंबर कौन है। प्रीलिम्स से पूछा जाता है, कभी प्रीलिम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है। वैसे मेरी जानकारी के हिसाब से कोई मुदलियार थे, डॉक्टर एएस मुदलियार थे और टीपी चंद्रा रेड्डी थे, ऐसे 2 मेंबर थे। एक तो वो राजमन्नार साहब हो ही गए प्रीलिम्स के लिए, तो है इंपॉर्टेंट। बस मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको कमेटी के सबके नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप राजमन्नार कमेटी लिखेंगे तो चलेगा। तो इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने जो सुझाव दिए थे राजमन्नार कमेटी ने, इन्होंने स्टेट को सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की थी और इन्होंने फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की भी बात की थी। तो राजमन्नार कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन है, राजमन्नार कमेटी की मेजर रिकमेंडेशन है कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, राज्यों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। तो जब राज्यों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और इनकी सिफारिश एक ये भी थी कि रेसिडुअरी पावर्स जो है, अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं जो किसी भी लिस्ट में ना हो, यूनियन में भी ना हो, स्टेट में भी ना हो, कॉन्करेंट में भी ना हो। ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं, वो रेसिडुअरी पावर्स है, जैसे आप जानते हैं। तो रेसिडुअरी पावर शुड बी एबोलिश्ड, समाप्त कर दिए जाए। रेसिडुअरी पावर्स जो है, अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो समाप्त कर दी जाए। एक बात उन्होंने ये कही थी, अवशिष्ट शक्तियों के समाप्त करने की बात कही थी। और अवशिष्ट शक्तियां समाप्त करने के साथ साथ जो है, अवशिष्ट शक्तियों को समाप्त करने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि या तो समाप्त कर दी जाए या फिर ये राज्यों को अब हैंड ओवर कर दो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा रिकमेंडेशन इन्होंने क्यों किया था? क्या मुझे बता सकते हैं कि ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने क्यों किया था कि वो राज्यों को हैंड ओवर होना चाहिए रेसिडुअरी पावर्स, स्टेट को ट्रांसफर? सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है तो बताओ। सर क्या स्टेट को रेसिडुअरी पावर देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए। स्टेट को आप दे दीजिए, या तो समाप्त कर दीजिए या आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए, स्टेट्स को दे दीजिए। भाई ये रिकमेंडेशन मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों करते हैं? पूरा टोटली फोकस करता है स्पेशली स्टेट ऑटोनॉमी।
देखो बेटा, जहां तक आपको मालूम है कि जो फेडरलिज्म जितने भी हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, चाहे आप अमेरिका की बात करो, वहां रेसिड्यूअरी पावर्स किसके पास? स्टेट के पास है ना? स्टेट्स के पास। हाँ, तो यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, और आप बताते नहीं है, आप बताते नहीं है। फेडरलिज्म का असली मकसद तो वही है ना भाई, क्यों? तो उसमें ऐसी रिकमेंडेशन इसीलिए की उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से हमारे यहाँ ऑल इंडिया सर्विसेज है, ऐसी सर्विसेज कहीं नहीं भाई। आप स्टेट अपना देखेगा, यूनियन अपना देखेगा। क्या जरूरत है आप उसको यूनिटरी के फ्रेमवर्क में उसको डाल रहे हैं, आप यूनिटरी के फ्रेमवर्क में उसको बना रहे हैं, आप फिट कर रहे हैं उसको। तो उन्होंने कहा भाई एक ऑल इंडिया सर्विसेज भी समाप्त कर दो आप, ये ऑल इंडिया सर्विसेज को भी क्या कर दीजिए, एबलिश कर दीजिए आप। तो अगर रिकमेंडेशन ये मान ली जाती तो फिर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे होते, फिर अभी आप एमपीएससी की तैयारी कर रहे होते। बट सबसे खास बात यह है कि राज्य बनार जो कमेटी बनाएगी राज्य के द्वारा बनाएगी। अब राज्य के द्वारा कमेटी बनाएगी तो राज्य के द्वारा सबसे खास बात बेटा ये है कि जब स्टेट ने बनाई तो स्टेट की रिकमेंडेशन का क्या फर्क पड़ेगा यूनियन पे? ऐसे तो हर स्टेट अपना अपना कमेटी बना देगा और हर कमेटी की रिकमेंडेशन बना के यूनियन को भेज देगा मोदी जी को, भाई हमारी ये रिकमेंडेशन है, हमारी रिकमेंडेशन है। क्या फर्क पड़ेगा इससे? तो उसी तरीके से इस कमेटी का इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि क्या स्थिति थी और क्यों उन्होंने ऐसी रिकमेंडेशन की। एक जो कह सकते हैं कि जो एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करना है तो उसमें ये सबसे पहले आता है। तो इस तरीके के यूनियन स्टेट रिलेशन के बीच में लगातार जो है एक आनंदपुर साहिब प्रपोजल भी आया था। मैं आपको बता दूं, एक आनंदपुर साहिब पंजाब। और क्या होता है, किसको देख के कौन रंग बदलता है, ऐसे कुछ कहावत है ना, ऐसे कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल। क्या बात है, राइट। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे ये हुआ कि जब तमिलनाडु ने ये प्रयास किया ऑटोनॉमी की मांगने का, तो फिर दो स्टेट ने और किया है। पंजाब ने आनंदपुर साहिब प्रपोजल तैयार किया, आनंदपुर साहिब प्रपोजल तैयार किया, और इन्होंने भी वही बात की। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि आनंदपुर साहिब प्रपोजल प्रिपेयर्ड बाय कौन से स्टेट से रिलेटेड है ये, तो ये पंजाब से रिलेटेड है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद एक और कमेटी तो नहीं बनाई उन्होंने, राइट, कमेटी तो नहीं बनाई पंजाब में, तो बल्कि इतनी स्थिति हो गई थी पंजाब तो एक अलग देश की मांग करने लगे थे, आपको पता होगा बीच में। पंजाब तो इतना ज्यादा, मतलब वहां से उसके जो लिंक्स थे कनाडा से जुड़े हुए थे, राइट, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया गया। फिर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल है, उन्होंने भी अपना मेमोरेंडम, उन्होंने अपना क्या दिया, उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, मेमोरेंडम, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट का मेमोरेंडम आया इसी मुद्दे पर, यूनियन स्टेट रिलेशन के ऊपर। तो इन्होंने भी बात कर दी कि साहब हमको भी ऑटोनॉमी चाहिए। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे जो कह सकते हैं केंद्र सरकार है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कमीशन बनाया, और वो कमीशन का नाम है सरकारिया आयोग। ये सब जो चीजें चल रही थी, ये जो सारी चीजें चल रही थी आप देख रहे हैं, जो इसी को ध्यान में रखते हुए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन का क्या उद्देश्य होगा? सरकारिया कमीशन का ये उद्देश्य था, ये ऑब्जेक्ट था कि जो यूनियन स्टेट के बीच में जो टेंशन है, राइट, उनकी स्टडी की जाए और एक कैसे रिजॉल्व किया जाए, उस टेंशन को कैसे कम करना है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में तो मैंने आपको बताया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे वो काफी एक्सपर्ट थे, अनुभवी थे, तो उन्होंने वो चीजों को पहले से ध्यान दिया कि कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए, राइट, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मैकेनिज्म है वो ठीक बना रहे, राइट। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इतने सालों के बाद भी अच्छे से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ होता है क्या है, जब भी कोई इश्यूज आते हैं तो हम उसमें संविधान में संशोधन कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको सही तैयार कर लेते हैं अपना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो
ये जो बनाए गए उसके बाद फिर जो कमेटीज बनाएंगे, इनकी रिकमेंडेशन जो आई हैं ये आपके मुख्य परीक्षा के लिखने के लिए, इवन सरकारी कमीशन पे तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सरकारी कमीशन की जो रिपोर्ट है, सरकारी कमीशन जो है एक जनरली जो कमेटीज के कमीशन के जो हेड बनाए जाते हैं या तो वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं ज्यादातर लोग, ये ध्यान रखना, और या फिर कोई आईएएस ऑफिसर हो। तो ऐसे लोगों को जो है जिनको बहुत ज्यादा अनुभव अपने फील्ड में, ऐसे लोगों को कमेटीज की रिकमेंडेशंस देने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। और जब ये एक अपॉइंटमेंट, जब ये अपनी रिकमेंडेशन दे देते हैं, इनके लिए उनको पे किया जाता है, सरकार उनको पे करती है, उनका जो रेम्यूनरेशन है वो देती है सरकार उनको। तो 24 मार्च 1983 को, ये आपको ध्यान में रखना है कि 24 मार्च 1983, 24 मार्च 1983 को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे जस्टिस रणजीत सिंह सरकारिया। 24 मार्च 1983 को सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे जिनका नाम था रणजीत सिंह सरकारिया। और इनके साथ ये भी जो कमीशन था, ये इसमें मेंबर थे, 3 लोग थे, इसमें भी 3 लोग मेंबर थे। तो ये प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 3 मेंबर कौन थे। तो एक तो थे जिनका नाम था पी शिवरामन थे, और SR सेन, SEN। तो ये जो हैं, ये 3 लोग उसके मेंबर थे, और इनसे कहा गया कि आप जो है अपनी रिकमेंडेशन दें। तो इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी है वो 1988 में अपनी रिकमेंडेशन हैंडओवर की सरकार। 1988 में इन्होंने सरकार को अपना रिकमेंडेशन दिया, अपनी सिफारिश दी, और उस सिफारिश में 1988 अपनी रिकमेंडेशन दी और 1600 पेजेस में दी, 1600 पेज अपनी रिकमेंडेशन उन्होंने जो हैंडओवर की है वो 1600 पेजेस में अपनी रिकमेंडेशन को उन्होंने दिया। इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं जो कि हमेशा आपके एग्जाम में आएंगी, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे मेजर उनकी रिकमेंडेशन थी, जैसा कि आपको पता होगा क्योंकि पहले से राज मन्नार साहब तो बोल गए थे, राज मन्नार साहब तो कह गए थे कि स्टेट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले यही कहा कि इन्होंने ऑटोनॉमी को डिनाई किया, और इन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मजबूत होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग और मोर पावरफुल। इन्होंने इसलिए बताया बिकॉज भारत में यूनिटरी फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया गया है, भारत में यूनिटरी फीचर्स डाले गए, और जब हमारा संविधान फ्रेम हुआ है, बना है, तो उस समय ही आप देखेंगे कि उस समय ही हमने यूनियन को मजबूत बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप देखिए जरा, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और जैसा कि आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं राजमन्नार कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी, तो मुझे लगता है कि वो हमारे फेडरलिज्म के फेवर में नहीं थी, हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी के फेवर में नहीं थी। और अगर हम उस चीज को अपना लेते तो इससे बहुत ज्यादा डिमेरिट्स होने थे। मान लिया आपसे कोई पूछे कि बताइए अगर उस रिपोर्ट को हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, तो क्या क्या स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ता है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर? क्या सोचा है आपने और क्या सोच सकते हैं आप? आज तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है, कल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बोलने लगते, यूपी गवर्नमेंट में योगी जी बोलने लगते कि भाई हमें भी ऑटोनॉमी चाहिए।
और अपोजिशन पार्टी वाले तो तुरंत बोलते हैं कि हमें तो फुल आजादी चाहिए। तो हमारे जो फेडरल स्ट्रक्चर की जो फीलिंग है, तो उसके कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कुछ इस हिसाब से है। इन्होंने सरकारिया साहब ने आनंदपुर साहिब प्रपोजल को भी देखा, स्टडी किया, मतलब पिछला सारा रिकॉर्ड देखा उन्होंने कि क्या क्या हुआ है, और उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने देखा कि यूनियन स्टेट रिलेशन में क्या क्या एरियाज ऐसे हैं जिनको लेके टेंशन है, जिनको लेके तनाव है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने जो है 3 लैंग्वेज प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने की बात की। उन्होंने 3 लैंग्वेज प्रोग्राम को उन्होंने इंप्लीमेंट करने की बात की। अब आप सोचोगे सर ये 3 लैंग्वेज प्रोग्राम होता क्या है? 3 लैंग्वेज प्रोग्राम का मतलब होता है हिंदी, इंग्लिश और साथ साथ में उनका लोकल लैंग्वेज। ये तो अच्छा है। और इसका अगर हम रिलेवेंस देखेंगे आज, तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी इसको इंप्लीमेंट किया गया, राइट। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें इस चीज को आप देख सकते हैं। अगली बात उन्होंने क्या कहा? अगली बात उन्होंने कहा कि आप जो है क्या कर सकते हैं, 356 का जो मिसयूज है वो रोका जाना चाहिए। उन्होंने 356 को हाईलाइट किया है कि जो आप प्रेसिडेंट रूल बार बार इंपोज कर देते हैं स्टेट्स में, राइट, तो इसको मिनिमाइज करना चाहिए। 356 आर्टिकल को है मिनिमाइज करना चाहिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन को मिनिमाइज कीजिए आप, इसके प्रयोग को आप कम से कम कीजिए। तो इसको प्रयोग को कम से कम करने से फायदा ये होगा कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें कह सकते हैं कि एक डिसऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, डिसऑर्डर क्रिएट नहीं होगा। तो मेजर रिकमेंडेशन है कि 356 जो आर्टिकल है उसको आप मिनिमाइज करें। और इन्होंने एक चीज और देखी कि 356 का मिसयूज तो होता ही है, इन्होंने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं राज्यपाल भी बहुत गलत काम करते हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो यूनियन स्टेट रिलेशन में जब आप देखेंगे तो राज्यपालों की भूमिका बहुत गलत रही है भारत में। बहुत सारे गवर्नर्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके काम किया है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को फॉलो नहीं किया है। कारण भी है, यूनियन गवर्नमेंट को खुश करना पड़ता है इसलिए राज्यपाल ऐसा करते हैं, क्योंकि दिल्ली से भेजे जाते हैं तो इसलिए उनकी कहीं ना कहीं उनके मन में एक इच्छा रहती है कि केंद्र सरकार को खुश करना है, क्योंकि उनकी अनुकंपा समझते, कृपा, जिसको इंग्लिश में प्लेजर कहते हैं, राइट। तो प्लेजर जब किसी का होता है तो फिर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं। तो इस कारण जो राष्ट्र और ऐसी कंडीशन में होता यह है कि सीएम और गवर्नर के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाता है। और जब सीएम और गवर्नर के बीच में टेंशन क्रिएट हो जाता है तो फिर वो बात बनती नहीं है। कोई भी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए। अब सीएम और कोऑर्डिनेशन, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा अच्छे से दिख रहा है अभी आपको। ये शायद अगर आप गवर्नर साहब की भूमिका देखते होंगे तो आपको मजा आता होगा, इस चीज को फील करते होंगे आप, ठीक है, कि कुछ ना कुछ मुद्दों पे इश्यूज बने रहते हैं। अब क्यों बने रहते हैं ये आप समझ चुके होंगे। क्या मुझे महाराष्ट्र के राज्यपाल साहब का नाम बताएंगे आप? क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी। हाँ बेटा, राइट। अच्छा, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, है आइडिया आपको? कहाँ के रहने वाले हैं? किसी को नहीं पता? अच्छा, ये उत्तराखंड के हैं? क्या बता रहे, गुजरात? यस सर, उत्तराखंड। उत्तराखंड के कोश्यारी जी है ना, उनका नाम है, सरनेम से आप समझ सकते हैं। शायद आपको नहीं पता हो, कोई बात नहीं, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। अब आप सोचो यार कि उत्तराखंड से एक व्यक्ति उत्तराखंड का रहने वाला है और उत्तराखंड में रहते हैं, वो गवर्नर बना दिया महाराष्ट्र के। अच्छा, यूपी में गवर्नर कौन है? मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ उसको समझना है। आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, ये कहाँ की है? सरनेम से पता चल गया, गुजरात। ऐसा नहीं हो सकता है कि सीएम उसी स्टेट का हो, ये गवर्नर साहब उसी स्टेट के हो।
हो सकता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। आप समझाएंगे क्या कारण होगा कि हमारे फेडरलिज्म में एक आदमी को वहां से उठा के कहीं दूसरे स्टेट में मिलती रहता है और गवर्नर बना के मिलेगा? क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? सर एक तो मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए हो सकता है कि क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेट है तो वो किसी भी पार्टी या किसी भी एक लोकल रीजन के लिए या फिर एक लोकल आपका जो एरिया होगा उसके प्रति उसका कोई वो क्या बायसनेस नहीं होगी, तो अनबायस्डली वो हाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा। यही आपको बोलना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। करेक्ट। क्योंकि अगर वो इस स्टेट का होगा तो वो उसके मामा होंगे, फूफा होंगे, ताऊजी होंगे, चाची होंगी, तो फिर कहीं ना कहीं रिलेशन मेंटेन हो जाते हैं। और ऐसा कमेटीज की रिकमेंडेशन में भी यही कहा गया है, ये कहा गया है कि सीएम जब भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए, सीएम का अपॉइंटमेंट होना चाहिए तो किसी ऐसे स्टेट का हो जो बाहर का हो। तो इसीलिए इस चीज को आप देख सकते हैं कि इस जो रिकमेंडेशन मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं लिखा रहा हूं, उसको ध्यान से ये सोचना है कि क्या ये रिकमेंडेशन को सरकार ने इंप्लीमेंट किया है या नहीं किया है। अब ऐसा नहीं हमने सिर्फ सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ ली, हाँ हमको याद हो गया। हमें समझना ये है कि जो रिकमेंडेशन हुई है क्या ये इंप्लीमेंटेशन इसका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सिर्फ सिफारिशी है ये। जब आप उसको इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे प्रैक्टिकली तो आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे, और केस स्टडीज तो आपका आंसर एकदम डायनेमिक होगा। और यूपीएससी यही चाहता है कि आप कितना डायनेमिक। आप समझ पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो चीजों को हम ऑब्जर्व करते जाते हैं, केस स्टडीज को निकालते जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने जो ये कहा है कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए ये आउटसाइड का होना चाहिए, और आउटसाइड का होने के साथ साथ जो है कहाँ का होना चाहिए, दूसरे स्टेट का होना चाहिए। बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। तो क्या ये इंप्लीमेंट हो रहा है आपके हिसाब से? एग्जाम्पल तो दे दिए मैंने। यस। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि 356 को मिनिमाइज करना चाहिए। आप प्रैक्टिकल देखो क्या हो रहा है 356 यूज। बहुत हद तक कम किया हो गया अभी। हाँ, अब नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। अगर बहुत हद तक होने की बात होती है ना तो अभी तक कितने बार इंप्लीमेंट हो जाता, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कारण है कि नहीं हो रहा है? क्या कुछ कारण होगा ऐसा? क्या डर है? मतलब यूनियन गवर्नमेंट के पास तो पावर है, यूनियन रिलेशन गवर्नमेंट थोड़े गुड जा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है बेटा? रिलेशन थोड़े गुड मतलब प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे वर्क हो रहे होंगे, इसके लिए प्रेसिडेंट रूल में भी नहीं हो रहा है ये बिकॉज जुडिशरी का डर। तो मैटर जुडिशरी के पास चला जाएगा फिर क्या होगा? जुडिशरी तो कुछ सुनेगी नहीं, जुडिशरी तो फिर डिसीजन दे देगी, तो फिर क्या होगा? एक तो नाम भी खराब हो जाएगा, राइट, आपकी इमेज भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है जुडिशरी के कारण ये थोड़ा मैटर जो है सेटल्ड हो गया है, ठीक है। तो सरकारी कमीशन ने एक तो रीजनल काउंसिल जो होते हैं, क्षेत्रीय परिषदें जिनको बोलते हैं, रीजनल काउंसिल्स की बात कर रहा हूँ। अभी हम लोग वो भी पढ़ेंगे, रीजनल काउंसिल्स भी पढ़ेंगे। तो जो रीजनल काउंसिल्स हैं, राइट, उनको उन्होंने अप्रिशिएट करने की बात की। रीजनल काउंसिल किस लिए बनाई जाती है? अभी देखो, आप लोगों के साथ गेट टुगेदर करते होंगे, मिलते होंगे ना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। किससे मिलते हैं आप? होली दिवाली किसलिए मिलते हैं? इसलिए मिलते हैं ताकि उनके और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, राइट, एक समन्वय बना रहे। तो वैसे ही रीजनल काउंसिल की बात की उन्होंने की है ताकि यूनियन स्टेट के बीच में जो टेंशन है वो कम हो, रिजॉल्व हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है। और इन्होंने ये कहा कि जब भी कभी आप सीएम को अपॉइंट करो तो आप सीएम को कंसल्ट कर लो, राइट। अगर आपको गवर्नर साहब अपॉइंट करने हैं तो किसको कंसल्ट करना चाहिए? सीएम को कंसल्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर हम सीएम को कंसल्ट नहीं करेंगे तो 36 का आंकड़ा बन जाएगा, राइट। ऐसा कोई होगा जिसकी आपका 36 का आंकड़ा होगा आपसे, राइट? हो सकता है, आप एक ह्यूमन बीइंग है,
गॉड तो है नहीं, तो ऐसी कंडीशन में कोई ना कोई होगा जिससे आपके विचारों में टकराव होगा, कंट्रोडिक्शन होगा, राइट। तो ऐसी कंडीशन में उसी को सीएम बना दिया जाए या गवर्नर साहब बना दिया जाए, तो फिर दोनों के बीच में दोस्ती कैसे रहेगी? तो स्टेट का जो मैकेनिज्म है, स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका लॉ मेकिंग है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब गड़बड़ा जाएगा, वो हर बात में हर्डल्स बन के सामने आए। इसी चीज के उन्होंने ये कहा कि सीएम को कंसल्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्ट तो समझ चुके ना किसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि एक ऐसा व्यक्ति आप अपॉइंट करो जो नॉन पॉलिटिकल हो, ऐसा अपॉइंट करो। ये भी खास रिकमेंडेशन है, ये खास रिकमेंडेशन है, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए। मान लिया कि प्रधानमंत्री अपने मोदी जी को ये लगता है कि कैलाश खेर जो है, कैलाश खेर को आप जानते हो, सिंगर है वो, और उनको गवर्नर अपॉइंट करना है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसी पार्टी से तो दिखते नहीं, किसी पार्टी से तो बातचीत होती नहीं है। अगर किसी पार्टी से बातचीत होती, राइट, किसी पार्टी से बातचीत होती तो अलग बात है। अब आप सोचो कि बाबा रामदेव को बना दिया जाए तो थोड़ा, तो आप समझ सकते हैं हाँ भाई वो बीजेपी से रिलेटेड है, आया समझ में, तो नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। तो अगर बेटा वो नॉन पॉलिटिकल होगा तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि वो क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, इंटरफेरेंस नहीं करेगा। क्या आप मेरी बात समझे जो मैं कहना चाहता हूँ? तो ये कुछ मेजर रिकमेंडेशंस हैं, ये कुछ मेजर सिफारिशें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इन्हीं रिकमेंडेशंस के आधार पे आपको आंसर्स लिखने हैं। एक अच्छा केंद्र बनना चाहिए। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट रूल इंपोज करो, बट लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। आपको लग रहा है कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन नहीं किया कि 356 को आप एबोलिश कर दो, हटा दो। मान लिया मैं आपसे पूछूं, क्या 356 का मिसयूज बहुत हुआ है, क्या उसको संविधान से डिलीट कर देना चाहिए? पूछ सकता हूं आपसे। और लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपको पता होगा? देखो क्वेश्चन कैसे बना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 123, और 123 ये पावर है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, क्योंकि पार्लियामेंट का काम क्या होता है, कानून बनाना, लॉ मेकिंग काम होता है, पार्लियामेंट का काम लॉ मेकिंग होता है, और पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कानून की जरूरत है, तो फिर प्रेसिडेंट साहब क्या ला सकते हैं, 123 में ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। वो टेम्परेरी लॉ होगा, क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा, बट सुनना है आपको कि वो टेम्परेरी लॉ होगा, और जो टेम्परेरी लॉ होगा, राइट, परमानेंट तो होगा नहीं, तो जैसे ही संसद आएगी उस संसद का अप्रूवल मिलेगा उसको, फिर वो कानून बन जाएगा, और अप्रूवल नहीं मिला तो वो ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाएगा। तो मोदी साहब को क्या था, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, और मोदी साहब विदेश जाते थे बार बार घूमने। अभी तो कोरोना के कारण नहीं जा पा रहे, लेकिन तब खूब जाते थे घूमने के लिए, और बाहर जाके सब देशों से कोई ना कोई उनका एग्रीमेंट हो जाता था, समझौता हो जाता था। और जब एग्रीमेंट और समझौता होता था, राइट, जब एग्रीमेंट और समझौता होता था उनका, तो घर में आने के बाद, जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यों की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं पहले, आपको ध्यान होगा, आर्टिकल बताया था मैंने, आपको पढ़ाया था क्यों बेटा? तो बाहर से आने के बाद जब कोई भी प्रधानमंत्री जब बाहर से आएगा तो वहां तो कमिटमेंट करके आए, समझौता करके आए, और यहाँ पे आने के बाद वही समझौते को और पार्लियामेंट से उसको अप्रूवल नहीं मिला, या पार्लियामेंट ने की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्योंकि देखो कोई भी चीज आप मान लिया आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं भारत में, रिफॉर्म्स के लिए आप जीएसटी लाए, राइट, या फिर आप जो भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर को आपने क्या किया, जम्मू कश्मीर को आपने यूटी बना दिया। अब यूटी बना दिया तो इसका अप्रूवल कहाँ से लगेगा? राज्यसभा से, क्योंकि राज्यसभा के बिना कोई भी चीज पास होगी तो राज्यसभा की तो अप्रूवल की जरूरत है। तो मोदी जी को उस समय मेजोरिटी नहीं थी, और मेजोरिटी ना होने के कारण, मेजोरिटी उनको थी नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए वो बार बार, मतलब वो पार्लियामेंट को बाईपास कर रहे थे। वो बार बार क्या करते थे कि जैसे संसद चली जाती थी वैसे ऑर्डिनेंस लेके आ जाते थे, और ऑर्डिनेंस से उनका काम चल जाता था, और कई बार ऑर्डिनेंस लेके आए।
पेपरों में बहुत सारे आर्टिकल आने लगे, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, लोकतंत्र के अगेंस्ट है, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बात, आपको सर दर्द हो रहा है, आप एक दिन दवाई ले रहे हैं, अब डेली अगर दवाई की आप आदत डाल लेंगे तो क्या वो सही होगा। आपको सर दर्द है, एक दिन ठीक है, लेकिन आप पता चला कि आपको बिना दवाई खाए आदत आपकी नहीं जा रही है, तो मुझे लगता है कि किसी चीज को अगर दिया गया है तो उसका एक कारण है, इसका एक कॉज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट हमेशा ही आप यूज करेंगे गलत है ना वो। तो पार्लियामेंट है ही किसके लिए, पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है। क्या आप समझे इस बात को, क्या आप समझे इस बात को बेटा। तो बार बार मिसयूज हो रहा था, तो फिर यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बनाया, ध्यान से समझना है आपको, कि आर्टिकल 123 जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ने मेंस में पूछा। तो आप मुझे आंसर बता सकते हैं इसका। मैंने बहुत सटीक तरीके से उस क्वेश्चन को आपको बता दिया, यही था क्वेश्चन। क्या सर निकालना तो नहीं चाहिए, लेकिन लास्ट ऑप्शन, एज अ लास्ट ऑप्शन उसको रखना चाहिए, क्योंकि बार बार ऑर्डिनेंस लाना फिर पार्लियामेंट को बाईपास करना, वो भी एक डेमोक्रेसी के इसमें नहीं आता है। तो आप मतलब बुलेट पॉइंट्स में इसका कंसाइज फॉर्म में आप मुझे आंसर बताओ, जिसको आता है, वन बाय वन। बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा उन्होंने, 123 को क्या निकाल देना चाहिए संविधान से, क्योंकि चर्चा में था। तो ये नहीं पूछा 123 में है क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये नहीं पूछा, ये पूछा कि इसको क्या निकाल देना चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताओगे। बोलो बेटा। हर्षित आप बोल रहे हैं क्या। हाँ सर। बेटा आपकी आवाज बहुत कम आ रहा है। हेलो। हाँ बेटा बोलो। सर मैं कहता था जुडिशियस यूज होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। जुडिशियस यूज होना चाहिए। जुडिशियल। अच्छा आप मुझे मैसेज कीजिए और बताओ, तब तक आप लोग और बताइए। सर जैसे इमरजेंसी में ये लिखाया है कि लिमिटेशन की ऐसे ऐसे हुआ तो ये इमरजेंसी होना चाहिए, उसी तरह से ऑर्डिनेंस में भी अमेंडमेंट होना चाहिए कि ऐसे इश्यूज आया तो ही ऑर्डिनेंस होना चाहिए। ठीक है, आप नाम भी बता दिया करो क्योंकि मुझे वॉइस समझ में नहीं आती। लीशा बात कर रहे हो सर। हैं? लीजा बात कर रहे हो। अच्छा बेटा ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, अच्छा बताया आपने। और बताओ। ठीक है, हर्षित ने आंसर दिया अपना। एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए ऑर्डिनेंस पास करने के लिए भी। एक शायद आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है इसलिए आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आप दे पाएंगे अभी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, बट कोई बात, हम तो आप बता तो रहे हैं। बेटा देखो, सबसे खास बात ये है कि इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी आपसे अगर कोई भी बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल देना चाहिए कि नहीं निकाल देना चाहिए, यस मत करना आप, क्योंकि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और आप डायरेक्टली उंगली उठा दे रहे हैं। मेरी बात प्रैक्टिकल समझिए आप, कि नहीं साहब निकाल देना चाहिए। कोई चीज है, राइट, कोई चीज है वो इसलिए है, इंडियन डेमोक्रेसी। सही बोला बेटा हर्षित, एकदम सही बोल रहे हो। बेनिफिट इन सर्टेन केसेस, एग्जांपल ट्रिपल तलाक, राइट। हाँ क्या बात है हर्षित, एकदम सही है। देखो मान लिया अभी आप ट्रिपल तलाक का इशू है, हर्षित ने देखो मुझे बताया कि ट्रिपल तलाक का इशू है, ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तुरंत कानून बनाइए आप। अब मान लिया तुरंत कानून बनाने की जरूरत है और इसको निकाल दिया, तो फिर हम लोग तो क्या हो जाएंगे, हमारे पास वो पावर नहीं रहेगी ना, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। ट्रिपल तलाक के मामले में आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि ऑर्डिनेंस, कभी भी देखो ऑर्डिनेंस लाया जाता है ना, कभी कभी न्यूज में आता है, मैं कभी कभी बताता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस पास किया गया, तो आप उसके पीछे ये मत देखिए कि हाँ ये ऑर्डिनेंस लिख लो, हाँ ये ऑर्डिनेंस पास किया, ये देखो ये ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया, सरकार इसके द्वारा क्या करना चाहती है, राइट। ये सोचने की जरूरत है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है। आप समझो इस बात को। आप अगर आप थिंकिंग एबिलिटी डेवलप नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो जैसे इन्होंने देखो बताया कि वो ट्रिपल तलाक में यूज हुआ था, और मान लिया अगर हम उसको निकाल देते तो फिर कैसे ट्रिपल तलाक में कैसे फायदेमंद होता, नहीं होता ना। तो कभी भी जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसको डिनाई कीजिए, बोलिए कि भाई ये
उसका जो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती है तो उसको यूज में लाया जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इसके यूजेस इस तरीके से किए गए जैसे आपने एग्जांपल ट्रिपल तलाक का दे दिया, राइट। सेकेंड पार्ट में आप ये लिखेंगे कि इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लिख दो, सुप्रीम कोर्ट बताओ कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को मिसयूज न करें मैलाफाइड इंटेंशन के लिए, गलत इंटेंशन के लिए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलिटी में आपको मेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार से, हर क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। इस बार के मेंस 2020 का जो होने जा रहा है उसमें आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप आंसर नहीं लिख पाए, बट आपको समझना है ठीक से, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने आपको जो है एक तो प्रेसिडेंट रूल के बारे में बता दिया। अच्छा एक और था। हाँ बोलो बेटा। एक और भेजा है। अच्छा एक और भेजा है, ठीक है। हाँ, रिसेंट केस इन दिल्ली एयर पोल्यूशन, वेरी गुड बेटा, आपकी केस स्टडीज अच्छी है। यस सर, मैं बोलने वाला था जी। हाँ सर, एयर पोल्यूशन अभी ईपीसीए को हटा के नया डाला ना, ऑर्डिनेंस पास करना। यस यस यस, वेरी गुड बेटा, सही बेटा, अच्छी तैयारी चल रही है आपकी, परफेक्ट। चलिए, तो ये चीज तो आप समझ गए। अभी हम बात करते हैं क्या कि जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को आप क्या बनाइए, इफेक्टिव बनाइए, मोर इफेक्टिव। एनडीसी शुड बी मोर इफेक्टिव। एनडीसी का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और रीजनल काउंसिल की मैं बात कर ही चुका हूं। इन्होंने फिर एक चीज और कही है कि आप कंकरेंट लिस्ट पे थोड़ा कंसीडर कीजिए, कंकरेंट लिस्ट को, स्पेशली विद रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन टैक्स, राइट, स्पेशली रिलेटेड टू कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स को आप हिंदी में निगम कर कहते हैं, निगम कर। कॉर्पोरेशन टैक्स को निगम कर कहते हैं हिंदी में। और इन्होंने बताया कि जो राष्ट्रपति है, क्या होता है कि राष्ट्रपति को राज्यपाल क्या करता है, अपना जो बिल है वो भेज देता है। गवर्नर साहब के पास जब बिल आता है ना, तो राष्ट्रपति को भेज देते हैं। तो इन्होंने बताया राष्ट्रपति को जब बिल आता है उसको 4 महीने के अंदर जो है डिसीजन ले लेना चाहिए। कभी भी राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति उस पर ध्यान नहीं देते, उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो उन्होंने कहा 4 महीने के अंदर जो है, क्योंकि देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे खास बात है कि राष्ट्रपति के लिए कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की गई है, और टाइम लिमिट डिसाइड न करने के कारण राष्ट्रपति इसका मिसयूज कर सकता है चाहे तो, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। हाँ, एक उन्होंने और बताया, उन्होंने ये कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट होनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएं क्रिएट होनी चाहिए। ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएशन की बात की उन्होंने, और ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएशन का काम राज्यसभा का है। तो इन्होंने कौन कौन सी सर्विसेज की बात की वो इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है। एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स सहकारिता, कोऑपरेटिव्स सहकारिता, सहकारिता। उसके बाद उद्योग, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री। और एक चीज ध्यान रखना है कि इन्होंने ही सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन कई बार, मैं कहता हूं 100 टाइम्स इंटरस्टेट काउंसिल की बात की थी। तो आपसे ये पूछेगा इंटरस्टेट काउंसिल की कमीशन, इंटरस्टेट काउंसिल की बात किसने की थी, कौन सी कमीशन ने की थी? अंतरराज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263, इंटरस्टेट काउंसिल। ये मेजर रिकमेंडेशन इनकी, बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन इनकी, इन्होंने इस पर एम्फेसिस किया था। और जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स होते हैं, जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स होते हैं,
राइट। उसकी 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 पावर वैसे अभी सेंटर के पास ही है, ये कोई बहुत मेजर रिकमेंडेशन नहीं, बट उन्होंने कहा कि उसकी अथॉरिटी तो सेंटर के पास ही होनी चाहिए, राइट, सेंटर के पास ही होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देखना चाहिए कि, और उन्होंने सबसे खास बात यह है कि आप अगर सरकारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे अगर आपसे पूछते हैं कि बताइए आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं, आप उसको एनालिसिस कैसे करेंगे, आप विश्लेषण कैसे करेंगे। और एक चीज उन्होंने और कही थी कि राज्यों को जो डेट मिलता है, ऋण मिलता है, राज्यों को जो ऋण मिलता है, डेट मिलता है, वो जो सिस्टम है, राइट, उसको आप एक बार रिकॉन्सिडर कीजिए, इवेल्युएशन कीजिए, उसको इवेल्युएट कीजिए, आप मूल्यांकन कीजिए उसका, उस प्रोसीजर को उन्होंने फिर से रिवाइज करने के लिए, उसको देखने के लिए बात की थी इस कमीशन ने। अब जब अगर आपसे पूछा जाए तो ये मेरा कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, और एज इट इज आपको आंसर में लिखना है। आपको ये बताना है कि सरकारी कमीशन ने जो रिकमेंडेशन अपनी दी है, राइट, उससे किस चीज को फोकस होता है, क्या चीज फोकस होती है, तो वो होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब उनकी जो सिफारिशें हैं, उनकी जो रिकमेंडेशन है, वो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंडिकेट कर रहे हैं, ये आपको लिखना है। मतलब उनकी रिपोर्ट देखने से मुझे ऐसा पता चलता है, मुझे ऐसा समझ में आता है, हम ऐसा फील करते हैं कि कहीं ना कहीं वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को रिकमेंड कर रहे हैं, या उसको स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, या उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ये आपको बता रहा है। और इंडियन डेमोक्रेसी जो रिक्वायरमेंट, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया, कैसे उसको मजबूत किया जाए, ये भी रिकमेंडेशन में दिखाई देता है, ये भी रिकमेंडेशन में दिखाई देता है। फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की बात की है उन्होंने, फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो रिकमेंडेशंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इतने से आपका काम चल जाएगा। और बाकी मैंने आपको रिपोर्ट्स भेजा है, एक बार उसको पढ़ लेना, अच्छे से लिख लेना। और सरकारी कमीशन की रिपोर्ट तो आप हमेशा लिखो, कोई भी आंसर है कहीं भी आपको लिखना है, प्रीलिम्स के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। चलिए, फिर ये सरकारी कमीशन की जब कमेटी की रिकमेंडेशंस हो गई, तो उसके बाद फिर 2007 में जो है मनमोहन सिंह साहब थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने सोचा कि हम भी क्यों ना सेंट्रल स्टेट के ऊपर एक कमेटी बना दें। तो एक एम पुंछी कमीशन था, पुंछी एम पुंछी कमीशन जो है, मैंने आपको भेजा है, देखो एम पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन मैंने आपको भेजी है, आपको ध्यान होगा, मोबाइल में देख सकते हैं आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो। भेजा है कि नहीं भेजा है? सरकारी कमीशन और एम पुंछी की कमीशन की रिपोर्ट मैंने आपको भेजी है, वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। तो ये सबसे पहली बात है, ये है कि ये अगर आपसे पूछा जाए एम पुंछी कमीशन किस सब्जेक्ट पर बना, तो आपको आंसर होगा यूनियन स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, किसके कार्यकाल में बना, किसके कार्यकाल में बना, किसके टेन्योर में बना, मनमोहन। ठीक है। उसके बाद ये बना 27 अप्रैल 2007, 27 अप्रैल 2007 इन्होंने अपना जो कह सकते हैं कि इन्होंने अपना जो, अच्छा एक चीज और, मैं थोड़ा सा प्लीज पीछे जाता हूं, मैं थोड़ा एक चीज बताना चाहता हूं। सरकारी कमीशन में से कौन सी ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, वो मुझे बता दो। ये चीज छूट गई थी, इसलिए मैं आपसे उस मुद्दे पे लौटा हूं। सरकार कौन सी चीज में ध्यान नहीं दे रही है, थोड़ा सोच के बताओ। क्या ध्यान दे रही है और क्या नहीं दे रही है? अच्छा एक बात बताओ, इतना सोचने की क्या जरूरत है? क्या आजकल गवर्नर को अपॉइंट करते समय सीएम से कंसल्ट किया जाता है? आपको लग रहा है ऐसा? नो नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ये हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, आप बता दो हमको। अच्छा दूसरी बात मुझे बताओ, हाँ इन्होंने एक चीज और भी कही थी जो आपको बताना भूल गया। इन्होंने ये भी कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं उनको आप गवर्नर मत बनाओ,
ब्यूरोक्रेसी के लोगों को आपको गवर्नर बनाने की जरूरत नहीं है। आप आईएएस बन गए और आईएएस बनने के बाद फिर आप जब रिटायरमेंट की पोजीशन पे आए, आप रिटायर होने जा रहे हैं, तो मोदी जी ने कहा बेटा खुश रहो, आपको हम भेज देते हैं कहीं गवर्नर बना के। अब आप खुद सोचिए कि जब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उनके रिलेशन रहेंगे किसी सर ये लास्ट पॉइंट वापस बताएंगे एक बार, कट हो गया। बता रहा हूँ बेटा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे इन्होंने ये कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोगों को रिटायरमेंट के बाद उनको कहीं अपॉइंट नहीं करना चाहिए। रिटायर हो गए तो हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखा गया है, हम सीधा एग्जांपल हम किसके साथ ले सकते हैं? किरण बेदी जी के साथ ले सकते हैं। किरण बेदी जी इंडियन पुलिस सर्विस में थी, उनको पौंडीचेरी का क्या बना दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। शायद यहाँ भी तो है ये आईएएस वगैरह, यहाँ भी तो है अभी जो अपना सर यहाँ पे इधर कराड़ में जो थे अभी, मतलब अभी वो पॉलिटिक्स में आए हैं, पहले वो आईएएस थे वो, और फिर सिक्किम में राज्यपाल बने थे वो श्रीनिवास पाटिल, और वो अभी पॉलिटिक्स में। देखिए आप, वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हर्षित जी बताओ। अच्छा एक बात ये बताओ, अभी आपको पता होगा रिसेंट केस है बिहार में कि उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने अभी रिजिग्नेशन किया है। पांडे जी। हाँ देखिए वो डीजीपी थे बिहार में। यस। तो आपने देखा होगा ट्रेंड है, राइट? अभी आपने हर्षित आपको पता होगा कि यहाँ पे भी आईएएस है, क्या बोलते हैं अपने यूटी में, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर बना है वहां भी तो आईएएस ही है जिनको भेजा गया है वहां। हाँ क्या नाम है? मुर्मू। क्यों बेटा? जीपी मुर्मू। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज ये बताइए, आईएएस के अपॉइंटमेंट आपने देख लिए, डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर बनाए जा रहे हैं, क्या आपको ये सही लगता है? जबकि सरकारी कमीशन ने तो उसको बताया कि नहीं साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कहीं ना कहीं, पार्टी से मिल जाएंगे, पॉलिटिक्स से मिल जाएंगे, फिर वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे जैसे वो करना चाहिए, राइट? तो इस रिकमेंडेशन को भी स्वीकार नहीं किया है। आप सीधे देख सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सर अभी राज्यसभा में मेंबर बने वो अलाउबल है? वो भी देखिए ना, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। कोई राज्यसभा में आ रहा है, उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के एक जो जज हैं उनको केरल में गवर्नर बनाया गया। ये बड़े अजीबोगरीब बात है। तो ये चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। और आप खुद सोचिए, आप मेरी बात खुद सोचिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहा हो और बाद में जाके उनको गवर्नर अपॉइंट किया जा रहा है, तो फिर आप समझ सकते हैं मैं आगे क्या बताऊं आपको। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति चली है, इसको रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, समझिए कि किसी गवर्नर को कौन अपॉइंट किया जा रहा है, कौन थे वो, उनका बैकग्राउंड क्या था। ये आपकी चीजों को डायनेमिक बनाएगा। सिर्फ पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा, आप समझिए हर बात को। हम जितने भी सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, हर दिन आपको एक नए आयामों को सोचने का जो तरीका है आपका, जैसे जैसे आपका बदलता जाएगा उस हिसाब से आप मैच्योर होते जाएंगे, वो मैच्योरिटी लेवल आपका बनता चला जाएगा। तो इसलिए चीजों को सोचा और देखने के साथ साथ उनको सोचे जाने की जरूरत है। तो ये तो हो गया एमएम पुंछी की बात। तो ये और उसके अलावा इसमें क्या आता है, ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, इनका क्रिएशन नहीं हुआ। देखो इवन ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की बात चल रही थी, उनका भी क्रिएशन नहीं हुआ। एग्रीकल्चर का भी क्रिएशन नहीं हुआ। हाँ, एक इंडस्ट्री की बात बताई थी, उसका भी क्रिएशन नहीं हुआ। कोऑपरेटिव्स की बात बताई, उसका भी क्रिएशन नहीं हुआ। गवर्नर साहब को राष्ट्रपति को भेजना है, राष्ट्रपति साहब को 4 महीने में वापस करना, वो उसका भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो आपको ये 2 चीजों में बांट के रखना है। एक तो कौन सी चीजें इंप्लीमेंट की गई सरकारी कमीशन की, कौन सी चीज इंप्लीमेंट नहीं की गई, आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप जो है एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे।
क्या नॉन पॉलिटिकल कह सकते हैं, जैसे उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति होना चाहिए अपॉइंटमेंट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि अभी तो शुद्ध देसी घी का पॉलिटिकल व्यक्ति जाता है गवर्नर बन के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मतलब बिल्कुल एकदम ऐसा हो जो, अब मैं क्या बताऊं आपको, समझ चुके हैं मेरी बात है। तो थोड़ा इस ढंग से देखिए आप। और ये तो आपका जो 3 भाषा का जो लैंग्वेज का जो फॉर्मूला, ये तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इंप्लीमेंट कर ही दिया उन्होंने, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ठीक है, पुंछी कमीशन को देख लेते हैं कि पुंछी कमीशन जो है अपनी जो रिपोर्ट, ये 4 मेंबर था, ये ध्यान रखना। पुंछी कमीशन था, पुंछी कमीशन में 4 मेंबर थे, 4 सदस्य। ठीक है, और इन्होंने जो अपना रिकमेंडेशन दिया है ये 19 अप्रैल 2010 को दिया है। ये 19 अप्रैल 2010 को दिया है। ये जो रिकमेंडेशन है ये 19 अप्रैल 2010 को दिया है। ठीक है, अच्छा अभी हम देखेंगे आगे। इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी है 7 वॉल्यूम में दी है, 7 वॉल्यूम, 7 वॉल्यूम दी है, 7 वॉल्यूम में अपनी रिकमेंडेशन दी है। और इन्होंने अपनी जो रिकमेंडेशन दी है मोर देन 312 रिकमेंडेशंस, मोर देन 312 रिकमेंडेशन, 312 रिकमेंडेशन है, 312 रिकमेंडेशन है। ठीक है, तो इनके 7 वॉल्यूम कौन कौन से हैं वो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये आपके मेंस में लिखने के काम आएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, फर्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं। तो फर्स्ट वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो पहला जो उनका वॉल्यूम है, पहला जो उनका खंड है वो है भारत में केंद्र राज्य संबंधों का विकास, भारत में केंद्र राज्य संबंधों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट रिलेशन इन इंडिया। दूसरा सेकंड हम बात करेंगे तो सेकंड में है मैनेजमेंट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन, मैनेजमेंट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंधों का प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंधों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक शासन, संवैधानिक शासन, संवैधानिक शासन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन जो थर्ड वॉल्यूम है उनका वो है फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, एंड प्लानिंग, एवं नियोजन। फिर नेक्स्ट है वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, नेक्स्ट है वो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन एवं विकेंद्रित शासन, एवं विकेंद्रित शासन, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे वो है फिफ्थ जो है वो है आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। ये फिफ्थ वॉल्यूम है वो है आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी। फिर है आपराधिक न्याय,
आपराधिक न्याय, क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस तो 5th वॉल्यूम में ही है ना क्रिमिनल जस्टिस में? 5th वाले में, हाँ बेटा उसी में 5th वाले में, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस। एंड यूनियन स्टेट कॉर्पोरेशन, एंड यूनियन स्टेट कॉर्पोरेशन, केंद्र राज्य सहयोग। नेक्स्ट है 6th वॉल्यूम जो है उनका, 6th वॉल्यूम है उसका, वो है पर्यावरण, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, फिर है प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, एवं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 7th वॉल्यूम है जो लास्ट वन है, वो है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास, पब्लिक कॉमा पब्लिक पॉलिसी, कॉमा पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस, एंड गुड गवर्नेंस, उत्तम अधिशासन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो 7 वॉल्यूम है इनके हेडिंग्स आप ध्यान में रखेंगे, और आपके मेंस के लिखने के लिए प्रीलिम्स में नहीं आएगा कि कितने वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम का नाम क्या है, तो ये चीज प्रीलिम्स में नहीं आएगी, इसलिए आप चिंतित मत हो। बट मेंस के लिए आप ये ध्यान रखें कि, और मेंस में भी आपसे नहीं पूछेगा कि वो 7 वॉल्यूम कौन से हैं, बताइए आप जरा। बट हाँ, अगर आपको मान लिया अपने आंसर को एक्सपेंड करना है, मान लिया 250 में बदलना है, तो क्या करो, कंटेंट कहां से लाओगे आप, ठीक है। वो कंटेंट को एक्सपेंड करने में काम आएगा ना, एक्सप्लेनेशन करने में काम आएगा, तब आप लिख सकते हो। इन्होंने क्या बात की, एमएम पुंजे साहब ने क्या मेजर, इनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या है, इनकी प्रमुख अनुशंसाएं क्या हैं। तो अगर आप देखोगे कि प्रमुख जो अनुशंसाएं हैं इनकी, या जो मेजर रिकमेंडेशंस हैं इनकी, उसमें पहली बात इन्होंने जो की है वो यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेके बात की है, भारत की एकता और अखंडता को लेके बात की है। ये सबसे खास बात है, ये सबसे खास बात है कि यूनिटी और इंटीग्रिटी को इन्होंने फोकस किया है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को इन्होंने फोकस किया है। और इन्होंने कि जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल है, राइट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल है इंडिया में, वो हमारे लिए सबसे सुटेबल है, सबसे परफेक्ट है। उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल को, राइट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल को इन्होंने सबसे ज्यादा उसको उपयुक्त बताया है, ऐसे कह सकता हूं। और इन्होंने 2 चीजों को बहुत फोकस किया है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि यूनियन स्टेट रिलेशन के बीच बहुत सारे टेंशन रहते हैं, तनाव रहते हैं, उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ब खुद मैकेनिज्म है उसके लिए, खुद ब खुद उसके लिए सॉल्यूशन है, दिया हुआ है। लेकिन इन्होंने फिर भी इंटरस्टेट काउंसिल एंड नेशनल यूनिटी काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, नेशनल इंटीग्रेशन लिखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद की बात इन्होंने की थी कि उसको इफेक्टिव बनाना चाहिए, कि उसको प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि यूनियन स्टेट के जो रिलेशन है वो ठीक से मेंटेन हो, सही से काम हो। इन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात की रिलेटेड टू मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। इन्होंने
इन्होंने 356 आर्टिकल के मिसयूज के लिए संविधान में संशोधन करने की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की बात की, और विद स्पेशल रिगार्ड टू एसआर बॉम्बई केस, BOMMAI, एसआर बॉम्बई केस, एसआर बॉम्बई केस। अच्छा, एक इनकी मेजर रिकमेंडेशन ये है, वो ये है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन टू ऑल स्टेट्स in the Rajya Sabha. In the Rajya Sabha, equal representation should be given to the states in Rajya Sabha. अच्छा, ये रिकमेंडेशन क्यों दिया होगा? कि पुंजी साहब ने ये रिकमेंडेशन क्यों दिया कि भाई इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए राज्यों को? जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आता। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नजर रखते हुए उन्हें रिकमेंड किया रहेगा कि मतलब कंसीडरिंग कंसेंट ऑफ स्टेट्स का जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए, आपने मतलब बताया तो ये इम्पोर्टेंट है। और आप बताएं, आप में से कोई? ऐसा उन्होंने क्यों कहा? सर उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस किया था, तो उसके लिए मतलब कोऑपरेशन होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अच्छा, आपको मालूम है कि जितने भी फेडरलिज्म होता है, जहां जहां भी संघवाद होता है, जहां जहां फेडरलिज्म होता है, वहां राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, स्टेट्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप अमेरिका की बात करोगे तो अमेरिका में सभी को, राइट, सीनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई, वो फेडरल करेक्टर का वो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। और हम बोलते हैं हम फेडरलिज्म में विश्वास करते हैं, हमारा फेडरलिज्म है। कैसा फेडरलिज्म है ये देखिए आप, कि कैसा फेडरलिज्म है, क्या समझ में आप? ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। तो उन्होंने एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो क्या इसको इंप्लीमेंट किया गया है? इसमें से आप बताओ क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया है? इसमें से क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया है? रेसिडेंशियल रूल में, प्रेसिडेंट रूल में क्या किया गया है? और इन्होंने एक रिकमेंडेशन, मेजर रिकमेंडेशन ये भी कहा कि जो पिछड़े स्टेट हैं, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, राइट, उनको आप क्या कीजिए, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, राइट, should be transfer or given to the states. फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है, आप पिछड़े राज्यों को, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ट्रांसफर करें आप, क्योंकि वो पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। आप उनको ज्यादा कुछ दीजिए, टेंशन नहीं रहेगा। जीएसटी की वजह से हो पा रहा है। हाँ, सही बात है, डेस्टिनेशन टैक्स। जी जी। अच्छा, पुलिस रिफॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स के लिए उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि पुलिस रिफॉर्म्स तो इंडिया में नहीं है। विकास, क्योंकि यूपी में हमेशा देखा होगा कार पलट जाती है हमेशा, क्यों? मेरा इशारा समझे आप, यूपी में कार नहीं पलटती है सर। दुबे जी का एनकाउंटर, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, जब भी कोई अपराधी जाता है तो उसकी कार पलट दी जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, राइट? आप बता देते हैं कि मतलब ऐसे कैसे कार पलट गई भाई? ठीक है, उनका अपना सफाई है, जो भी उन्होंने कहा है, लेकिन ये पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है। पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि इन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की और इन पॉलिसी मेकिंग, राइट, पॉलिसी मेकिंग में जो कह सकते हैं कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है, उसको ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इन्वॉल्वमेंट।
तो आपने देखा होगा जब भी कोई ड्राफ्ट आता है, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, पहले उसका ड्राफ्ट आता है, शायद आपको पता हो सबको। फिर ड्राफ्ट को क्या किया जाता है, ड्राफ्ट को आपके वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, और अपलोड करने के बाद जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, राइट, जिनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, तो उनसे रिकमेंडेशन मांगी जाती है। मतलब आप लिख सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उसके बाद फिर उसको फाइनल बनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी वैसे ही था। तो ये जो चीजें हैं, यही पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी की। क्या सही समझ को आंसर? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और डायरेक्ट उनके आंसर है। अगर आपसे पूछता है कि डिफरेंट कमेटीज और रिकमेंडेशंस बताइए सब, तो ये सरकारी कमीशन और ये 250 पेज तो आराम से हो जाएंगे। 250 पेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, जल्दबाजी में बोल गया। मतलब 250 वर्ड्स, 2 से 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं आराम से। और एक बात बताऊं, कितनी भी रिसर्च कर लेना, इससे ज्यादा तुम लिख नहीं पाओगे, तो आपकी रिसर्च बेकार चली जाएगी। इसलिए बोलता हूँ ज्यादा रिसर्च मत करो, क्योंकि मेंस में जाओगे लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। आपकी रिसर्च फिर वो उसमें आपके लॉकर पे रखनी पड़ेगी। तो जब वो रिसर्च काम में नहीं आने वाली है, तो उतनी रिसर्च करो जितनी आपको लिखने में आपके काम आए, यूटिलाइज हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सैटरडे को एक लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है, आपको शायद पता होगा। सैटरडे को लेक्चर है, ऑनलाइन लेक्चर है, इंडियन फेडरलिज्म के चैलेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ, एक प्रोफेसर है, उनका लेक्चर है, राइट, वो एक कॉन्फ्रेंस टाइप की है, तो आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, राइट। वो ऑनलाइन है, आपको मैं लिंक वगैरह भेज दूंगा। सैटरडे को है, 5 बजे है। तो आप अभी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लेक्चर आपके लिए, जो टॉपिक यही है, आपको नए नए मुद्दों पे डिस्कशन आपको जब देखेंगे सुनेंगे, राइट, तो आपको काफी एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, और आपके लिए जरूरी है, वो काफी डायनेमिक होगा। तो आप लोग कितने लोग अटेंड करेंगे उसको? और हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश में ही होगा, ये चीज ध्यान रखना। सर एक बार फिर से कौन सा लेक्चर है? 5 बजे सैटरडे को चैलेंजेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। अच्छा सर, ये कौन करने वाला है? ये एक प्रोफेसर है कोई, वो करने वाले हैं। मतलब काफी, मतलब कह सकते हैं कि इस पे एक्सपर्टी है उनकी। अच्छा। तो एक मतलब इस टॉपिक पे एक डिबेट हो रहा है, राइट, एक लेक्चर सीरीज हो रहा है। तो उनका एक लेक्चर है, तो लिंक मेरे पास आया है, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपके बच्चे अगर देखना चाहें तो प्लीज आप उनको, मतलब, तो मैंने कहा बड़े स्तर पर प्रोग्राम है वो, और ये प्रोग्राम यजदा में होता है हमेशा। यजदा आपको पता होगा, जहाँ IAS का ट्रेनिंग होता है, जिनको महाराष्ट्र कैडर मिलता है, जनरली वहीं पे ये ऑर्गेनाइज होता है लेक्चर। अब चूंकि कोरोना चल रहा है तो फिर सब कुछ तो आपको पता है ऑनलाइन ही आ गया है, तो उन्होंने भी ये ऑनलाइन ही रखा है, तो आप घर पे बैठ के देख सकते हैं। सर कितने बजे होगा ये? 5 बजे ना, 5 बजे के बाद मैं भी रहूंगा उसमें, ज्वाइन करूंगा, और उसके बाद फिर अपनी क्लास कर लेंगे हम लोग। है बेटा, 5 बजे, 5 o'clock, 1 घंटे का होगा, 5 to 6, 5 से 6 बजे। तो आप इससे उसको नोट कर लेना अभी से, ठीक है, उस लिंक के लिए। एक तो ये हो गया 5 to 6 आपका। दूसरी बात ये है इंपॉर्टेंट कि अभी जो है, ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, राइट, साथ साथ में अभी मेरा प्रोग्राम ये है कि जो करंट अफेयर्स है उसके मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट, जो चीजें चल रही हैं, आज मैंने एक प्रैक्टिकल करके देखा कि देखिए वो सक्सेस होता है कि नहीं होता है, राइट। तो आज मैंने एक, आपने शायद देखा होगा, मैंने अभी उसको अपलोड तो नहीं किया यूट्यूब पे, लेकिन अपने स्टेटस पे जरूर लगाया मैंने आज उसको, जिसमें मैंने 15 मिनट सिटी की बात की है, राइट, 15 मिनट सिटी की बात की। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा उसको। हाँ देखा सर, है? समझ में आया? हाँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेली न्यूज में आते हैं, राइट, तो उनको मैं चलते फिरते आपके साथ डिस्कस कर दिया करूंगा। तो आप उनको सिर्फ सुनते रहे और नोट डाउन करते रहे। समझ में आया? सभी स्टूडेंट को बता रहा हूं मैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं उसको जो है अपलोड किया करूंगा, और आप उसको देखते रहें। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बता रहा हूँ, जो भी इश्यूज चल रहे हैं, अलग से, ये लेक्चर से अलग से बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए। तो आज से मैंने प्रैक्टिकल किया था, वो सक्सेस हुआ, तो इसलिए अब
मैं कल से ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप इसको जो है अपडेट करूंगा और आप जो है उसको देखते रहें लगातार और अपना करंट अफेयर्स करते रहें। एक डायरी बना लें और डायरी में जो जो चीजें हैं, जहां जहां सिलेबस से लिंक है, जो भी कुछ भी आ रहा है, चाहे GS1 में हो, GS2 में हो, GS3 में हो, चाहे वो SS रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, मैं आपको अपडेट करूँ। समझ में आया आपको? तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि वो मुझे डायरी में लिखना ही है करंट अफेयर्स। तो उसके बाद सिर्फ पॉइंट और उसके बुलेट पॉइंट्स डायरी में लिख सकते हैं, मतलब आप उसको समझो और जो चाहो लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो कैसा लेक्चर टाइप में नहीं होगा, सिर्फ एक डिस्कशन का मतलब क्या है कि मैं बोलूंगा और आपको सुनना है। आप उसको नोट डाउन करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आज आपको याद रहेगा, हो सकता है कि 20 दिन बाद भूल जाए आप। तो अगर आप 2-3 पॉइंट्स लिख लोगे तो ये है क्या, तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए। तो आपको एग्जाम के समय रिवाइज करने के लिए अच्छा होगा। और ये चीज केस स्टडीज के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी, मतलब हर तरीके से उन चीजों को सुनते रहो। मतलब अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो। तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा कि मैं मतलब जो है इस फॉर्म में आऊंगा और आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसा है, क्योंकि क्या रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए स्पेशली बैठना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं जब घूमने जाता हूँ तो उसी समय अपना करंट अफेयर्स भी कर दिया, मेरे दोनों काम हो गए, ठीक है ना। और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो गई और मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। अभी आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो किस किस पे ध्यान देना है, आप थोड़ा देख लो। इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर लिख सकते हैं आप। इंटरस्टेट काउंसिल, इस पे क्वेश्चन आता है, अलग से क्वेश्चन आता है इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर। इंटरस्टेट काउंसिल के ऊपर आप हेडिंग डालेंगे इंटरस्टेट काउंसिल। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद, इसको हिंदी बोलते हैं अंतरराज्यीय परिषद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कभी इग्नोर मत करना आपकी तैयारी के दौरान, ठीक है। कभी इग्नोर मत करना इसको। अब इंटरस्टेट काउंसिल को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं IISC, इंटरस्टेट काउंसिल। कभी कभी ऐसे भी लिख लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना ये क्या है। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल जो है वो 263 है, आर्टिकल 263 है। पहली बात तो ये है। तो कभी भी आप मेंस एग्जामिनेशन में लिखो तो मेन एग्जामिनेशन में क्या लिखना है? ऐसे डायरेक्टली आर्टिकल ये लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। ये हेडिंग मेन होती है। संविधान में स्थिति क्या है, संवैधानिक स्थिति क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है। समझ में आपको? तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है? आर्टिकल 263 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? अच्छा, क्या मुझे आप बताएंगे कि इंटरस्टेट काउंसिल का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, राइट, ये किसके? कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्रोविजन है, लेकिन इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, इसका सेटअप हुआ है, ये कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन पे हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताएंगे मुझे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप। तो इसका जो कंपोजिशन है, PM इसके जो इंटरस्टेट काउंसिल, इसके चेयरमैन हो गए, और चेयरमैन के साथ मेंबर जो हो गए, यूनियन जो मिनिस्टर होती है, यूनियन मिनिस्टर जो होता है कैबिनेट रैंक का, उसमें से कोई भी हो सकता है। उसको PM साहब क्या कर देते हैं? नॉमिनेट कर देते हैं। लिखा आपने? नेक्स्ट, CM ऑफ ऑल स्टेट्स, CM ऑफ ऑल स्टेट्स एंड CM ऑफ UT एंड CM ऑफ UT। बट ब्रैकेट में लिखो हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। UT तो बहुत सारे हैं ना, लेकिन जिसके पास विधान मंडल है, राइट, जिनके पास विधान मंडल है वही इसमें शामिल है, वही CM, क्योंकि वहां CM होता है ना। बाकी की जगह UT में तो CM होता नहीं है। तो बाकी के लोग कौन होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ UTs, एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ UTs। अब आप मुझे सोच के बताइए कि इसमें सारे CM होते हैं, राइट, सारे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, तो सब लोगों को क्यों रखा गया इसमें, इस काउंसिल में? क्या उसका उद्देश्य हो सकता है? क्या उसके पीछे ऑब्जेक्ट है? सब लोगों को क्यों रखा गया?
बोलिए। सर उसके नाम से ही पता चल रहा है वो इंटर स्टेट काउंसिल है, मतलब वो सभी स्टेट्स में से जो सीएम वगैरह है वो। सब सही बोल रहे हैं ना आप, एकदम टू द पॉइंट जा रहे हैं। उसका मतलब ये है कि जब सारे लोग बैठेंगे मिलेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन ऐसे तो होगा नहीं। क्यों कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब अरविंद केजरीवाल आके बैठेंगे और ममता बनर्जी आके बैठेंगी तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा भाई। दोनों लोग जब तक मिलेंगे नहीं तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? आप शायद जोक समझते नहीं मेरा, समझ में आ गया? क्योंकि आपके फेस से समझ में आता है कि आप जोक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब मेरे कहने का जब अरविंद केजरीवाल जो हैं और ममता बनर्जी जब साथ में आएंगी तो फिर वो सोचेंगे कि मोदी जी को कैसे हटाया जाए। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट काउंसिल क्या काम करेगा? कुछ ऐसे सीएम होंगे, देखो मीटिंग हो रही मान लिया, चाय पानी हो रही, अभी कभी दावत वगैरह में आप जाते होंगे तो दावत वगैरह में आप जाके किसके पास बैठते हैं? जो आपका खास होता है, आप उसी के साथ खाना। टेंडेंसी देखो आप कभी भी, राइट, आप किसी को नहीं जानते फिर आप अकेले बैठेंगे, फिर तो कहीं बैठ जाओ कोई चलेगा। लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ 4-5 आपके फ्रेंड हैं तो आप उन्हीं के साथ जाके बैठोगे, ऐसा ही होगा। तो इंटर स्टेट काउंसिल में किसकी मीटिंग होगी? कौन लोग साथ साथ बैठेंगे? हाँ, मोदी जी पहले से डिसाइड कर ले, लिख दें कि नहीं सब महाराष्ट्र की तो यहाँ बैठेंगे और वो बंगाल के उधर बैठेंगे और ये अरविंद केजरीवाल को सबसे पीछे बैठा देंगे। ये प्लानिंग हो सकती है, समझ में आ गया? लेकिन आप कितनी प्लानिंग कर लो, बाहर मिल लेंगे मीटिंग खत्म होने के बाद, वहां एक पर्सनल मीटिंग हो जाएगी उनकी, कुछ नहीं तो फोन पे बात कर लेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो मीटिंग होती है इसमें जो भी टेंशन एरियाज होते हैं, किस तरीके से हार्मोनी लाई जाए, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन लाई जाए, जो इश्यूज है इनको कैसे रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मीटिंग होती नहीं है। तो इसके इंटर स्टेट काउंसिल की जो आप वेबसाइट है इंटर स्टेट काउंसिल, आप टाइप करना और थोड़ा क्लास के बाद देखना इंटर स्टेट काउंसिल को कि इसने क्या क्या काम किया है, इसका क्या रिलेवेंस है, राइट। थोड़ा अच्छा एक डायनेमिक तरीके से जो, और कभी भी इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग मान लिया फ्यूचर में हो आपके पास, जरूर इंपॉर्टेंट आपके उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, उस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए गए हैं। ऐसी कभी भी मीटिंग अगर आप न्यूज में देखते हैं मतलब ये अपडेट इस टॉपिक का है, और वही चीज आपके उसको आंसर को डायनेमिक बनाएगी। क्या समझे आप मेरी बात को? आपका आंसर्स मैंने एक चीज बताया, देखो आपको अगर मेंस में अच्छे मार्क्स लाना है तो आप कितने डायनेमिक हैं इसी पे मार्क्स देता है टीचर। अगर आपने आंसर ऐसा लिखा है कि एग्जाम को समझ में आया कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग में आप खुद गए थे, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ गया? आपने खुद मीटिंग अटेंड की थी, भले ही आप सीएम नहीं है या फिर आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, बट आपको पूरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन पत्रकार की तरह नहीं। जैसे पत्रकार उसकी रिपोर्टिंग करते हैं वैसे नहीं, आप जर्नलिस्ट मत बनना। लोग मैंने देखा है, मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, लोग जब आईएएस की तैयारी करते हैं तो एडिटोरियल पढ़ते 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 पत्रकार बन जाते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो जर्नलिस्ट की जैसे हो जाती है। प्लीज ये गलती मत करें आप, मैं क्या कहना चाहता हूँ समझिए आप। उसके बाद फिर है जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल ZONAL, जोनल काउंसिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मतलब मेंस के आंसर लिखने में और प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी इसकी मीटिंग होती रहती है। अभी जैसे ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि जोनल काउंसिल है क्या। तो इसके जो चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर, केंद्रीय गृह मंत्री इसके जो है चेयरमैन होते हैं। जोनल काउंसिल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स जो अभी मैं बता रहा हूँ, जोनल काउंसिल का जो आइडिया है वो कहां से मोटिवेट किया गया, कहां से लाया गया। इंपॉर्टेंट आइडिया लिखना है आपको, आइडिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिबेट, on the part of idea during the course of debate
on the report of idea during the course of debate on the report of the State Reorganization Commission. The State Reorganization Commission, 1956. तो जो राज्य पुनर्गठन जो आयोग है 1956, उसकी जो है चर्चा के दौरान, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जनरल काउंसिल की जो बात हुई है वो कब हुई है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 की रिपोर्ट के डिबेट के दौरान। और आगे लिखिए, 5 जोनल काउंसिल वर सेटअप। 5 जोनल काउंसिल, तो टोटल जोनल काउंसिल कितनी? 5 है। 5 क्षेत्रीय परिषद है, इनको हिंदी में क्षेत्रीय परिषदें कहते हैं। क्षेत्रीय परिषद हैं। किसके अंडर सेटअप की गई है? सेटअप अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सेटअप अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956। अच्छा, जोनल काउंसिल टोटल कितनी है? टोटल जोनल काउंसिल जो आपकी हैं, ध्यान रखना है, एक तो ईस्टर्न है, एक तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल है, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी है। फिर वेस्टर्न जोनल काउंसिल है, वेस्टर्न मीन्स पश्चिम। उसके बाद फिर आपका नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, उत्तरी है। फिर उसका सदर्न जोनल काउंसिल है, मतलब दक्षिणी। उसका सेंट्रल जोनल काउंसिल है, मतलब मध्य। और एक और है, वो है द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो किस में आएंगे? हाँ, ये किस में आएंगे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। तो टोटल कितनी काउंसिल है बेटा? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल है, देखिए आप जरा, बनी है कि नहीं बनी है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनी है। सेटअप लिख सकते हो आप, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट काउंसिल सेटअप अंडर एक्ट 1972, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई है? 6 हो गई। हाँ, 6 हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, समझा दिया है मैंने आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आज आपको क्लास में लेक्चर में ली हैं। और जो भी चीजें हमारे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि देखिए आपकी जो तैयारी होगी वो 2 पार्ट में होती है। एक पार्ट आपका होता है जिसमें GS 1 2 3 होता है। GS 1 2 3 करने से हमारा प्रीलिम्स निकलता है। और दूसरा जो पार्ट होता है, हमारी तैयारी का जो हिस्सा होता है, वो ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे, ये दूसरा पार्ट होता है। तो हम दूसरे पार्ट पर काम कर, और दूसरे पार्ट में ऑप्शनल है प्लस GS है। ठीक है, आप लेक्चर्स को अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मैं करंट अफेयर्स की सीरीज तो मैंने आप कल से मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ। और बाकी की जो चीजें हैं ये मैं आपको लिखा ही रहा हूँ। नोट्स को आप रिवाइज करते रहे। मंडे को टेस्ट है, ध्यान रखना। और आपने जो भी टेस्ट मुझे भेजे हैं, प्लीज मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप मुझे जो है कि आप मुझे PDF बना के भेज दो प्लीज, सभी लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।